अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 5 FAR 2 का। हाइब्रिड वालों आवाज़ सही आ रही है? हाइब्रिड वालों आवाज़ सही आ रही है? तो कोई हाथ हाथ खड़ा करोगे तो मुझे पता लगेगा। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, तो बुक में बहरहाल कुछ डेफिनेशंस हैं जो फ़िलहाल सफ़ा मैं नहीं दे रहा, एक सफ़ा आपके लिए कॉपी करवा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको जो 2 क्वेश्चंस हमने करने हैं वो डिस्कस कर लेंगे, वो आप उसके ऊपर होंगे। बाकी इंशाल्लाह आप उम्मीद है आजकल के अंदर बुक्स को अवेलेबल कर लेंगे। कल मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस 2 पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो, यानी लास्ट लेक्चर में। एक एसिड की डेफिनेशन थी, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें ही मैंने बोली थी कि एक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। उसके बाद हमने इंटेंजिबल एसिड की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। इंटेंजिबल एसिड क्या होता है जी? एक ऐसा एसिड जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी भी हो, लेकिन फिजिकल सब्सटेंस उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है ना? मैंने आपको एग्जांपल में कहा भी था, ये सॉफ्टवेयर है तो ये सारी कहानी चल रही है, तो आइडेंटिफिएबल तो होता है ये एसिड, ठीक है, लेकिन नॉन मॉनिटरी है, ये इट सेल्फ मनी नहीं है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर को मैं निकाल के अगर बेच दूं तो उसके अगेंस्ट पैसे आ सकते हैं, ठीक है। लाइक प्लांट, लाइक लैंड, लाइक बिल्डिंग। बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, ये भी एसेट्स तो हैं, मॉनिटरी एसेट्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इनको बेच के मनी आ सकता है, ओके। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि ये सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई भी हो रहा है, नॉन मॉनिटरी तो है ही, लेकिन इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या कहा था कि जी कोई बच्चा कहता है जी मैं ये मेरे लैपटॉप से जी सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो भाई उड़ गया था तो उड़ते उड़ते पकड़ लेते और रख लेते, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो साथ ही ये बात भी आपसे की थी कि जो सीडी है, सीडी, ये सीडी इंटेंजिबल नहीं है। इस सीडी के अंदर जो मौजूद सॉफ्टवेयर है ये इंटेंजिबल है। जो आपके पास सफ़ा है लाइसेंस का, माइनिंग का, फिशिंग का, ये लाइसेंस का जो सफ़ा है ये इंटेंजिबल नहीं है, बल्कि इस लाइसेंस के सफ़े के पीछे जो राइट टू फिश है या माइन है किसी एक सर, आपने अगर एक लाइसेंस ले लिया है तो आप उस हिस्से के अंदर किसी और को मछलियाँ नहीं पकड़ने देंगे या किसी और को नमक नहीं निकालने देंगे, ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, चलें जी, ये डेफिनेशंस आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये स्टैंडर्ड के स्टार्ट के अंदर पैरा 8 पे। लेकिन हम डेफिनेशंस को भी हाईलाइट करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, कोई ज़रूरत पड़े मुश्किल डेफिनेशन तो वो कर लेंगे। अब आपने करना क्या है, इस दफ़ा ना स्टार्ट से ही चले काम। वैसे भी यहाँ पे ज़रूरत सचमुच में ज़्यादा पड़ती है। FAR 1 में तो काम चल गया था, देखते हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट से कोई ज़रूरत पड़ना शायद वहाँ भी शुरू हो जाए, लेकिन पहले अटैम्प्ट में नॉर्मली नहीं पड़ती, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था उस वक्त। लेकिन यहाँ पे हम साथ साथ इस बात को करते चलेंगे। IFRS अब सबके पास मौजूद है। आप जब ICAP की पब्लिकेशंस के ऊपर जाएंगे और IFRS मंगवाएंगे, जो कि आप लोगों ने मंगवा लिए होंगे, ठीक है जी, तो वो IFRS जो हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। शायद FAR 1 FAR 2 के लिए कोई उन्होंने कोई शॉर्टकट वाला भी कोई सिर्फ रेलेवेंट स्टैंडर्ड वाला भी ICAP ने कोई दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 किताबें होती हैं, ठीक है। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। जो पार्ट C है वो पार्ट C आप अपने पास कहीं ऐसी जगह संभाल के रखिएगा कि आपके बच्चे, चलें आप भी कभी जाकर ओपन करें, अच्छा हाँ आप ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। बेसिकली पार्ट C के अंदर बेसिस ऑफ कंक्लूजन पड़े होते हैं कि ये स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये स्टैंडर्ड कैसे बना, कैसे, तो इसलिए इस पार्ट C को आपने साइड पे करके लपेट के रख देना है, ठीक है ना। हाँ, अम्मा की पेटी में रख देना, जहाँ से कुछ भी नहीं निकलता कभी भी, 20 साल पुरानी चीज़ें ही पड़ी होती हैं। बाकी रह गई 2 चीज़ें, एक है, 2 पार्ट्स रह गए, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है जी। पार्ट A के अंदर आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, ठीक है जी। 2 पार्ट्स इसके आगे हैं, सब पार्ट्स। एक के अंदर, एक को हम A1 कहते हैं, A1 है जी ये पार्ट, ठीक है, और दूसरा A2। A2 के अंदर IASs पड़े होते हैं, IAS 2 आपने पढ़ा, IAS 8, IAS 16, IAS 20, 23, IAS 36, IAS 40, ये आपने पढ़े थे, ठीक है। अब IAS 38 पढ़ रहे हैं हम, IAS 41 पढ़ेंगे हम, ठीक है।
बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से पहले स्टैंडर्ड्स आया करते थे, जिसको अब आई कैप ने जिसको अब अकाउंटेंट्स ने जो है वो बदल कर आई और एस तो सेम रखा, लेकिन दरमियान में एफ आर लिख दिया, जिस वजह से हमारे सब्जेक्ट भी क्या हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कर दिया। ठीक है, तो आई एफ आर एस कोई भी हमारे सिलेबस में नहीं थे एफ ए आर 1 के अंदर। यहाँ पे आके आप पढ़ेंगे आई एफ आर एस 15 है, आई एफ आर एस 16 है, ठीक है, रेवेन्यू का, लीजेस का, या आई एफ आर एस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। पार्ट बी के अंदर इन्हीं स्टैंडर्ड्स को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स गिवन होती हैं। ठीक है, तो वो IAS 37 में जाके होपफुली ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर ओपन करवाना पड़ा तो वहाँ से वो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिलहाल उसकी भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्ट सी तो पेटी में रख देना है। ठीक है, पार्ट बी जब ज़रूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा। हाँ, पार्ट ए के अंदर आपने घर जाके, अगर साथ नहीं लाते तो घर जाके डेली बेसिस के ऊपर पैराज को जो है वो हाईलाइट कर लेना है, जो पढ़ने हैं, साथ साथ हम बात कर लिया करेंगे उसके ऊपर। ठीक है ना जी, ये बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? अच्छा, चलें, इंशाल्लाह आज ना 2-3 पैराज जो हैं हम आगे जाके रिसर्च डेवलपमेंट नाम के और उसकी एग्जांपल्स 2-3 पैराज में आपको हाईलाइट करवा दूंगा, उसको आप घर जाके फिर अब मतलब मैं बता दूंगा, अपने घर जाके उनको हाईलाइट कर देना, ताकि कुछ चीज़ें हमें याद ना करनी पड़े खाम खाम में। बहुत ज़्यादा बोझ हमने नहीं उठाना, किताब का बोझ उठा के ले जाएंगे, उसको याद करने का बोझ। और पैराज भी सिर्फ वो हाईलाइट किया करेंगे, जैसे आज की क्लास के अंदर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि रिसर्च को एक्सपेंस डालना है, एक्सपेंस में डालना है, डेवलपमेंट में क्या करना है जी, उसको एसेट बनाना है। अब ये बातें हर सवाल में चूँकि होनी है, तो इनको भी हाईलाइट नहीं करेंगे पैराज को, ये चीज़ें याद होती हैं हमें। वो ऐसी चीज़ें सिर्फ हाईलाइट किया करेंगे जो हमें याद ना करनी पड़े। ठीक है, उसको यूज़ करना पड़ जाए तो वो हम सिर्फ हाईलाइट कर लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ के साथ करेंगे। तो ये 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो बात कुछ इस तरह से शुरू हुई थी कि सबसे पहली बात हमने क्या की थी, एसेट क्या होता है जी, बताएं। एसेट क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल में आया है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, और फ्यूचर में उससे क्या आएगा। ये 3 को बातें की थी ना हमने, ये 3 बातें लिखी हुई हैं, नज़र आ रही हैं? अच्छा, मुझे तो नज़र आ रही हैं। IAS 2 किसके बारे में था? तो इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट हैं, बिल्कुल एसेट ही हैं। तो इन्वेंट्रीज एक एसेट था, इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड था वो IAS 2 था, जो हमने पढ़ा था। फिर आपने FAR 1 के अंदर ही एक स्टैंडर्ड पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट है, एसेट हैं और टेंजिबल एसेट हैं। कौन सा स्टैंडर्ड था इससे रिलेटेड? IAS 16 पढ़ा था हमने। ठीक है जी। उसके बाद आपने वहीं FAR 1 के अंदर ही एक स्टैंडर्ड पढ़ा था जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डील करता था। कौन सा स्टैंडर्ड? IAS 40। ठीक है जी। अब और स्टैंडर्ड्स भी थे, लेकिन वो फिक्स एसेट से रिलेट नहीं करते थे। IAS 23 है, 20 है, ये ठीक है, आपने पढ़े थे, IAS 8 पढ़े थे। लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ कौन सी बात कर रहा हूँ, एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ये डिफरेंट एसेट्स थे। ठीक है, इसी तरह से इंटेंजिबल्स भी क्या हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। यही तो कल पढ़ाया था आपको, एसेट और फिर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट से IAS 38 डील करता है, जो कि आपके पार्ट A2 के अंदर मौजूद होगा, एंड पे करके। ठीक है ना, इसके बाद फिर सिर्फ जो है वो IAS 40 और 41 होंगे, आपको नज़र आ रहे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में आपको मैंने 3 बातें बता दी थी। क्या, ज़रा दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लें। क्या आइडेंटिफिएबल होता है? आइडेंटिफिएबल तो लिखने दो, आइडेंटिफिएबल तो लिखने दो। उसके बाद नॉन मॉनेटरी होते हैं और विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी समरी, इतनी बात हमने कर ली थी, एसेट क्या होता है और इंटेंजिबल क्या होता है। थोड़ी सी बात हमने वैसे और भी बढ़ा ली कि एसेट्स क्या होते हैं। 3 तरह के एसेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हैं। IAS 2 इन्वेंट्रीज का, IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए। अब हम आज इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की कोई एग्जाम्पल ही बता दें।
अच्छा जी, सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। सॉफ्टवेयर मैं साइड पे कर लूँ इसको? बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इजाज़त दी। सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, जो बोले थे सिर्फ वही बोल लेते हैं ना, फिर पेटेंट्स तो आएंगे ही इंशाल्लाह, फिर कॉपीराइट्स आएंगे ही। फिलहाल तो जो जो बोले थे सिर्फ वो बोल देते हैं एग्जांपल के तौर पे। लाइसेंसेस, फिशिंग लाइसेंस, माइनिंग लाइसेंस, बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे अब सवालों के अंदर। ये दो एग्जांपल्स मैंने, बस दो ही एग्जांपल सिर्फ लिख दी। तो मेरा अब अगला सवाल आपसे, सॉफ्टवेयर है या लाइसेंस को छोड़ो, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? मेरा सवाल, क्या ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ख़रीद सकते हैं या ख़ुद बना भी सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स को हम परचेज़ भी कर सकते हैं और इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक बिल्डिंग, इनटेंजिबल से पहले टेंजिबल पढ़ा है। टेंजिबल के अंदर हमने टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में देखा था कि हम बिल्डिंग्स बनी बनाई ख़रीद भी सकते हैं और हम बिल्डिंग्स को खुद कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अगर खुद कंस्ट्रक्ट करते थे तो फिर हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन्हीं से मटेरियल कोई ख़रीदा उसकी कॉस्ट बिल्डिंग में ऐड करते थे, लेबर हायर की, उसको जो पैसे दिए वो उसकी कॉस्ट में ऐड होती थी, कुछ ओवरहेड्स होते थे वो ऐड करते थे। तो बिल्डिंग हम ख़रीद भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इंटेंजिबल्स भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। इंटेंजिबल्स को हम बने बनाए सॉफ्टवेयर को ख़रीद भी सकते हैं और सॉफ्टवेयर खुद बना भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये जो इंटेंजिबल्स होते हैं, किसी ज़माने के अंदर बच्चे FAR 1 के अंदर ये पढ़ा करते थे, एक टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। तो उसके अंदर मैं बच्चों को यूँ कहा करता था कि जी ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। उसके बाद जब फैक्ट्री में चीज़ें बन जाती हैं तो वो ये शोरूम है, यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स वाले यहाँ पे, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर, हम उनको रख कर बेच देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोग जहाँ पे बैठे होते हैं वो जगह भी होती है, एडमिन एंड अकाउंट्स वगैरह, एडमिन वाले, अकाउंट्स वाले, HR वाले, ये सब एडमिन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बिज़नेस है जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही होती हैं, एडमिन स्टाफ वगैरह, एडमिन HR में बैठे होते हैं ये लोग, ये जो मैनेज कर रहे होते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, सेल्स शोरूम के अंदर हम चीज़ें रख कर बेच रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने, हमारी ये फैक्ट्री जो है ये बोतलें बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है जी। बोतलें, खाली बोतलें नहीं बनानी, ये कोका कोला की फैक्ट्री है। ठीक है। अब वो कोका कोला की फैक्ट्री के अंदर जो बोतल बननी है, उस बोतल का एक अपना टेस्ट है, वो किसी ना किसी फार्मूला के तहत बन रही है। अब ये फार्मूला डेवलप करने के लिए क्या हम फैक्ट्री में बिठाएंगे बंदों को, या एडमिन में, या सेल्स डिपार्टमेंट? जी नहीं, ना हम इसको फैक्ट्री में उनको बिठा सकते हैं, ना सेल्स डिपार्टमेंट में, ना एडमिन डिपार्टमेंट में। इनके लिए अपना अलग थलग एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमारे वो सफ़ेद कोटों वाले बैठे होते हैं, कोटों वाले, कोट्स वाले नहीं, कोटों वाले। ठीक है जी। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट जो होता है, इसके अंदर हमारे साइंसदान बैठे होते हैं। साइंसदान कहते हैं ना, बड़ा बड़ा साइंसदान है तू, वो वाले साइंसदान हम यहाँ बिठाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए भी हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कंट्रीब्यूट करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते थे। तो इंटेंजिबल बनाने के लिए भी हम कुछ चीज़ें ला कर देंगे इनको, जो वो टेस्ट करने के लिए मटेरियल भी लग रहा होता है, वो साइंसदानों की तनख्वाहें भी होती हैं, उसके बाद कुछ ओवरहेड्स भी लग रहे होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे इंटेंजिबल तैयार हो रहे होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल्स की, कि हम उनको खुद इंटरनली जनरेट करें। परचेज़ करना तो बिल्कुल सिंपल, आउटराइट परचेज़ क्या है, चीज़ जितने की है अगलों ने कोट किया उतने की ख़रीद लो, कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो उसमें ऐड कर दो, वो तो इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। असल मसला तो ये है कि हम इंटेंजिबल्स को खुद जो है वो
कंस्ट्रक्ट करें, यानी इंटरनली जनरेट करें। ठीक है, तो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने अपने साइंसदानों को बिठाना है और उन साइंसदानों ने कुछ कॉस्ट इनकर करनी है, जिसके अंदर मटेरियल्स भी होंगे, लेबर यानी उनकी अपनी कॉस्ट, तनख्वाहें भी होंगी और ओवरहेड्स भी कुछ लग सकते हैं। तो अब हम ये डिसाइड करना है हमने कि हमने इंटेंजिबल एसेट किस कॉस्ट को बनाना है और किस को नहीं बनाना है। इसको हमें गाइड करने के लिए IS 38 को पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी कहानी थी IS 8 पढ़ने का, बैकग्राउंड था कि अब हम IS 8 को पढ़ने जा रहे हैं। इंटेंजिबल क्या होता है ये समझ आ गया। फिर अगली बात मैंने की, इंटेंजिबल को हम इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अब फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं अगर हम इंटेंजिबल्स को इंटरनली जनरेट करें। ठीक है जी। जैसे कि इस डिपार्टमेंट का नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो नज़र आ रहा है कि इसमें बज़ाहिर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आएंगी। किताब के अंदर ना मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, मौजूद है, वो वहाँ से पढ़ लेंगे, वो स्टैंडर्ड में भी लिखी हुई है। लेकिन अभी मैं उन डेफिनेशंस की तरफ नहीं जा रहा। मेरा दिल है पहले हम 2 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाकर वो डेफिनेशंस को भी देखना पड़ा तो देख लेंगे। ठीक है, याद तो हमने करना कुछ नहीं है, घर जाके बस स्टैंडर्ड के अंदर उनको हाईलाइट कर लेना है हमने। ठीक है ना। रिसर्च है, रिसर्च इज़ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। हम कहते हैं ना वो उर्दू में टामक टोइयाँ मार रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा होता। रिसर्च फेज़ इस तरह का फेज़ होता है। आपने वैक्सीन बनानी है, कोविड की वैक्सीन बनते हुए कितना टाइम लग गया था। अब कुछ अरसा कई लोगों ने ट्राई की होगी, कुछ बना पाए होंगे। तो जब हम कोई भी ये वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन ये जो नज़र आ रही है ये नहीं, असल में तो इसके पीछे वो फार्मूला है जिसके तहत वो वैक्सीन बन रही है। तो वो फार्मूला जो है वो एक इंटेंजिबल होता है, वो इंटेंजिबल है। वो आप मॉडर्ना वालों ने कभी भी दूसरों को नहीं बताना कि हमने वो किस तरह से तैयार की है। जैसे कोक वालों ने कभी अपना फार्मूला किसी को लीक नहीं किया। पेप्सी का इसीलिए अपना टेस्ट होता है, गोरमे का इसीलिए अपना टेस्ट होता है, कोक का इसीलिए अपना टेस्ट होता है। ठीक है ना। तो जो फार्मूला है असल में वो इंटेंजिबल है। उस फार्मूला के तहत आगे फिर हम जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो यही तो फ़ायदा दे रहा है वो इंटेंजिबल हमें। हमने रिसर्च कर करके, तजर्बे कर करके बहुत सारे तजर्बे किए। ठीक है, और फिर हम करेला कोला बनाने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब वो करेला कोला जो बनाने तक का खर्चा था वो तो रिसर्च फेज़ में था, लेकिन जब वो फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है तो फिर उस फार्मूला को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं कि बनाओ आप धड़ाधड़ बोतलें इस फार्मूला के तहत। वो बनकर फिर जब बिकती हैं तो ये वो फ़ायदा है जो ये एसिड, इसीलिए तो इसको एसिड कहते हैं। बहरहाल बात वापस लेकर आए। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज सिंपली इज प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। ये पूरी कहानी ये मैंने ये यहीं से ही डेफिनेशंस में से अभी थोड़ी देर पहले आपकी क्लास में आने से पहले चाती मारी थी। ठीक है ना, आगे डेफिनेशंस हैं, आपको भी मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है जी? रिसर्च इज़ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, फिर इसकी फाइंडिंग्स कुछ होती हैं। जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, ठीक है, को हाथ पाँव मारते हैं, तो कुछ रिजल्ट्स हम निकाल पाते हैं, फाइंडिंग्स हैं। बोर ना हो, ज़्यादा बातें नहीं, बस गपशप लगा के अभी सवालों पे चलते हैं। ठीक है ना, हाँ, बोर नहीं होना आपने। ओके, ये इन्वेस्टिगेशन से कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं। जमाई लेंगे तो फिर फाइंडिंग्स नहीं निकलेंगी। ठीक है ना, हाँ, इन्वेस्टिगेशन से कुछ फाइंडिंग्स जो निकलती हैं उनको फिर हम अप्लाई करते हैं। तो डेवलपमेंट जो कि दूसरा R&D डिपार्टमेंट का दूसरा काम होता है, डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। अच्छा, अब स्टैंडर्ड से अंग्रेजियां पढ़ते रहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना वो ज़रा यहाँ पे 2 जुमलों में लिख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंडर्ड IS 38 ये कहता है कि जितना देर आप रिसर्च करते रहें तो जो भी खर्चे हैं, वो मटेरियल के हैं, वो साइंसदानों की तनख्वाहें हैं, वो ओवरहेड्स हैं, जितने भी खर्चे आपने किए और अभी आप रिसर्च फेज़ के अंदर हैं, आप कोई नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे हैं, बस ऐसे हाथ पांव मार रहे हैं, वो रिसर्च फेज़ कहलाता है। जो उस रिसर्च फेज़ के जितने भी खर्चे हैं, आंखों को क्या करेंगे? बंद, मैं तो देख लूँ ना, आंखों को बंद करके रिसर्च फेज के सारे खर्चों को एक्सपेंस आउट कर देना। सही लिखा गया? थोड़ा सा सही लिखा गया, थोड़ा सा नहीं लिखा गया जी। तो रिसर्च फेज के सारे खर्चों को आंखें
बंद करके सोचे समझे बगैर कहाँ फेंक देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, इसको एसेट नहीं बनाना। लेकिन जो डेवलपमेंट फेज है, अब वैसे तो दिल करता है कि डेवलपमेंट फेज जो है ये सारे का सारा एसेट बने, लेकिन स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर कहा देखो डेवलपमेंट फेज में भी ना दो तरह के फेजेस होंगे। अब ये ज़रा अंग्रेज़ी थोड़ी सी हम जाके स्टैंडर्ड से पढ़ लेंगे, ठीक है। 6 क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने एक लिख कर दिए हुए हैं जिनको हमने कभी भी याद नहीं करना है, स्टैंडर्ड में मौजूद है, पढ़ भी लेते हैं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि डेवलपमेंट शुरू हो गई, डेफिनेशनें बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट शुरू हो गई और एक चीज़ है, कोई क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने दिए हुए हैं, अगर वो क्राइटेरिया 6 अदद क्राइटेरिया हैं, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर जाएं, 6 क्राइटेरिया मेट, बल्कि पहले ये लिखते हैं 6 क्राइटेरिया नॉट मेट, जब तक वो 6 क्राइटेरिया मीट ना हो। पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जाहिर है 6 क्राइटेरिया देखेंगे, शायद आज पढ़ें, शायद पढ़ कर लें, अप्लाई आज करना सीख लेंगे। सवाल पेपर के लेवल का सवाल इंशाल्लाह हम आज कर लेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, प्रैक्टिस तो जारी रहेगी, लेकिन थेरी शेरी भी आती रहेगी, उसका क्या मसला है, ठीक है। तो 6 क्राइटेरिया जब तक मीट ना हो तब तक डेवलपमेंट वाले सारे खर्चे भी क्या हैं, खर्चे ही हैं, उनको एसेट नहीं बनाना, ठीक है। और जिस दिन से वो 6 क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड ने लिखे हुए हैं, जो आप कतन याद नहीं करेंगे, जो आप किताब साथ लेकर जाएंगे उसमें भी लिखे हुए हैं, और जिनको खोल के देखने की शायद पर्चे में ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि 2-3 बातें वो वैसे ही आई कैप लिख देता है सवाल के अंदर, पता लग जाता है हाँ ये 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। तो जिस दिन 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं, 6 क्राइटेरिया मेट, उस दिन से ऑनवर्ड्स जो भी खर्चे होंगे उनको आप कैपिटलाइज करोगे, यानी उनको आप इंटेंजिबल एसेट बना लोगे, ठीक है जी। तो एक्सपेंस किसको करना है जी, रिसर्च फेज के सारे खर्चों को, और एक्सपेंस किसको करना है जी, डेवलपमेंट फेज के उस अरसे के खर्चों को जब 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, और 6 क्राइटेरिया जब मीट कर जाएं तो फिर डेवलपमेंट फेज वाले खर्चों को क्या कर देना है, कैपिटलाइज, यानी एसेट बनाना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है। ये स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। बाकी छोटी मोटी बातें स्टैंडर्ड के अंदर चलेंगी, बहुत सारी बारीकियां मौजूद हैं, थेरी शेरी हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सवाल इससे 70-80% तक सवाल इसी से हो जाया करेगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए पहले हम 2 अदद सवाल करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर टाइम एंड पे देखते हुए थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें कोई सवाल फ़िलहाल तो आपको नहीं होना चाहिए, कुछ नोट करना है तो कर लें। पॉज कीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, अब चैप्टर 10 आपकी किताबों के अंदर है, लेक्चर नोट्स हैं इसमें हर टॉपिक के, उसके अंदर से ही हमने कल वाले लेक्चर, पिछले लेक्चर के अंदर ये रिवीजन की थी IS 38 वाले क्वेश्चन की, IS 36 वाले क्वेश्चन की, इम्पेयरमेंट की, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर आप पहले तशरीफ़ ले आएँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, लेकिन आप मेरे तो ख्याल में ना ही ले जाएं तशरीफ़ वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ सोल्यूशन नज़र आ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन ज़रा पढ़ के देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2010 जगह जुगह खाली कर लेना। ऑन 1 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। ऑन 1 जनवरी 11, सही ठीक 1 साल के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। सवालों में ऐसे ही लिखा हुआ करेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड काफ़ी, स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, फिर अंग्रेजियाँ भी पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ये 3 से 4 दिन मज़ीद चलेगा, ये भी कोई जान थोड़ी छोड़ रहा है एकदम से। इसमें भी नोट बनेगा जैसे PPE का नोट बनता था। इसमें आपके जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी आपको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। तो ये अच्छा खासा काम है अभी स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन है बड़ा आसान, मुफ्त के नंबर हैं, बस पढ़ने वाले बने आप। तो 1 जनवरी 10 को रिसर्च स्टार्ट की,
और ये साथ साथ लिख लेते हैं, ऐसी बातें ना साथ साथ लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लिया करेंगे हम, ठीक है जी। तो यकम जनवरी 10 क्या हुआ जी? रिसर्च स्टार्टेड, ठीक है जी। ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। पहले ये लिख लें, फिर अगली बात बट शट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट स्टार्टेड। अब अगर सवाल खामोश हुआ करेगा ना तो फिर हम यही अज्यूम करेंगे कि ये डेवलपमेंट अच्छी है, कैपिटलाइज 6 क्राइटेरिया मीट करने के बाद वाली है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है ना। लेकिन सवाल इस तरह से तोड़ फोड़ के बता देगा तो फिर हम भी तोड़ फोड़ के उसको रख देंगे। तो पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। अभी हमें नहीं पता रिसर्च फेज में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, डेवलपमेंट ना मैं इंटरेस्टेड हूँ फिलहाल इसके अंदर। सवाल खुला खुला कह रहा है रिसर्च शुरू हुई, डेवलपमेंट शुरू हुई। मैंने आपको बता दिया है रिसर्च फेज की सारी कॉस्ट को कहाँ करना है, एक्सपेंस आउट। और डेवलपमेंट फेज की वो कॉस्ट जो 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले की हैं वो भी कहाँ करनी है, एक्सपेंस आउट। और जो कॉस्ट 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाली उन्हें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, एसेट बनाना है। बस इतना सा स्टैंडर्ड है, तो वे वही कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30/9/11। तो 6 क्राइटेरिया किस दिन मीट हुए जी? यानी इस दिन से ऑनवर्ड्स जो खर्चे होंगे उनको हम कैपिटलाइज करेंगे और इस दिन से पहले के जो खर्चे हैं उन्हें एक्सपेंस ऑफ। और नेक्स्ट कहता है डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2012। ये ऐसे ही है जैसे प्लांट टेस्ट रन करके रेडी टू यूज़ हो गया या बिल्डिंग कंप्लीट हो गई अब उसमें शिफ्ट होना है। बिल्कुल उसी तरह से इंटेंजिबल के ऊपर डेवलपमेंट क्या हो गई है जी, कंप्लीट हो गई है। अब ये फॉर्मूला जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले करेंगे, उसे कहेंगे ये हमारे 3-4 सफ़ों के ऊपर फार्मूला बनाने का सारा लिखा हुआ है हमने, ठीक है, ये सफ़ों के मुताबिक अब आप प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दें। बात समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो रिसर्च फेज जो है वो कब से कब तक चला, यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक। ये पूरे साल के खर्चे तो कहाँ जाएंगे, एक्सपेंस में। फिर डेवलपमेंट शुरू कब हुई, यकम जनवरी 11 को, लेकिन 30/9/11 तक 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए थे, तो फिर हमने इन 9 महीनों की कॉस्ट को भी कहाँ फेंकना है, एक्सपेंस में। और फिर 30/9/11 के बाद से जितनी कॉस्ट है उन्हें कहाँ फेंकना है, एसेट बनाना है, इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करना है। और ये कब तक काम चला, यकम अक्टूबर 11 से 31 अक्टूबर 12 तक, जो 13 महीने गालिबन बन रहे हैं, इनकी कॉस्ट कहाँ चली जाएंगी, इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे खासे अरसे के अंदर हमारा ये इंटेंजिबल वजूद में आया है, ऐसे ही है ना, 3 साल पे फैला हुआ है, मार्ज़ वजूद में आया है। 2010 में ये काम शुरू हुआ, 2011 में भी चल रहा है और 2012 में कहीं जाकर ये कंप्लीट हुआ। 2010 का तो पूरा साल ही रिसर्च चलती रही। इस सारे ग्रीन अरसे का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, ठीक है। 11 में डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गई, लेकिन तकरीबन कोई 9 महीने का अरसा था, 30/9 लिख लेते हैं ऐसे छोटा सा कि जी ये मैंने 30/9 अज्यूम किया है, 30/9/11 तक ये 9 महीने, ये भी ख़तरनाक वाली डेवलपमेंट है, इसको हमने अभी एसेट की कॉस्ट में नहीं डालना। उसके बाद से जितना अरसा है जो कॉस्ट थी, ये 3 महीने भी और अगले साल के 10 महीने, पूरे 12 महीने नहीं, अंधाधुंध ये नहीं करते थे आप
कि आप कहें जी 31 अक्टूबर को बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और आप मजदूरों को कह रहे हैं नहीं नहीं तुम पैसे लिए जाओ यार, कोई बात नहीं खैर है, या आप जो है वो सीमेंट वाले को कह रहे हैं तुम अभी भी पैसे लो यार, बिल्डिंग तो बन गई नहीं, तुम ले जाओ पैसे, ऐसे ही होता था? ऐसा तो कभी नहीं ना होता। जब आपका एसेट कंप्लीट हो गया है तो उसके ऊपर कॉस्ट ने ऐड होना बंद हो जाना है, ठीक है। तो इतने अरसे तक, सिर्फ 31 अक्टूबर 12 तक जो है ये जितनी कॉस्ट इनकर होंगी वो आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करनी है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? चलो फिर पढ़ते हैं और एंट्रीज कर लेते हैं। ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च, ये सारी कहानी अब आपके सामने है, इसको सामने रखते हुए सवाल को पढ़ना है, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30/9/11। समझ आ रही है? डेवलपमेंट वॉज कंप्लीट ऑन 31 अक्टूबर 12। तो ये 3 फेजेज आपके सामने मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ हाईलाइट किए हुए हैं। ग्रीन फेज रिसर्च फेज है, सारे खर्चे एक्सपेंस। रेड फेज 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाला डेवलपमेंट फेज है, इसके खर्चे भी एक्सपेंस। और येलो फेज, चाहे वो 11 के अंदर के 3 महीने, चाहे वो 12 के अंदर के 10 महीने, ये सारे के सारे इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, यानी कैपिटलाइज होंगे, ये हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, सही है। अब आगे कहता है फॉलोइंग आर, अच्छा लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years, इसका क्या करना है ये बाद में बताता हूँ। क्या करना है? हाँ, डेप्रीशिएट जो एसेट करते थे इंटेंजिबल को, उसी इंटेंजिबल के उसी काम को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो जिस दिन तैयार हो जाएगा उसके बाद ही इस्तेमाल होना शुरू होगा ना, तो उस दिन के बाद से जो ये 2 महीने यहाँ तैयार होने के बाद इस्तेमाल होना है वो डेप्रेशन के लिए 7 को इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसको छोड़ें, फिलहाल इंटेंजिबल को बना तो लें हम, ठीक है। वो कहते हैं फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली। इनकर्ड इवनली का मतलब क्या होता है? इनकर्ड इवनली का मतलब क्या होता है? अगर साल का खर्चा 12 रुपये है तो हर महीने का 1 रुपये, अगर साल का खर्चा 24 रुपये है तो हर महीने का 2 रुपये है, ठीक है। अच्छा, अब इन 2010 कितने खर्चे हुए टोटल? 50। 2011 में 60 और 2012 में। अच्छा, अब मैं यहीं पर एक चीज़ आपको आज ही आपके साथ डिस्कशन कर दूं इस बात की, सवाल पे जाने से पहले, क्योंकि ये हर सवाल के अंदर मसला आया होना है आपको, तो इसको आज ही दूर कर दें। 50 मिलियन का खर्चा 2010 वाले साल में जो हुआ, ये कितने महीनों का खर्चा है? 12 महीनों का। 2011 के अंदर जो 60 मिलियन हुआ ये भी इवनली, ठीक है ना, इवनली पूरे 12 महीनों पे बटा हुआ है, ये 5-5 हुआ होगा। और 2012 के अंदर ये 25 मिलियन भी 12 महीनों का है। बस ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर मसला कोई नहीं है जी। देखें 2012 के अंदर वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको की, आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाए 31 अक्टूबर पे, तो क्या मजदूरों को फिर भी पैसे दिए जाओगे? तो सवाल क्लियरली आपको ये बात यहाँ बता रहा है कि डेवलपमेंट ही 31 अक्टूबर 12 पे कंप्लीट हो गई है, और ये सारे खर्चे जो हैं ये इवनली इनकर तो हुए हैं, लेकिन 12 के अंदर 31 अक्टूबर 12 के बाद खर्चा इनकर ही नहीं होना है। इसलिए कभी भी इस कंफ्यूजन में आप नहीं जाना। जिस साल के अंदर इंटेंजिबल कंप्लीट हो रहा है बड़े ध्यान से आपने उसको देखना है, वो जिस वक्त कंप्लीट हुआ उस वक्त तक के खर्चे उसके अंदर पड़े होंगे। तो ये कितने महीनों के खर्चे हैं जी? 10 महीनों के। ये बात समझ आई है? किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, हाइब्रिड में किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, इस बात का कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछ लें, ये मसला आगे चलना है वरना। क्लियर है? चलें चलें जी, फिर अगर क्लियर है तो फिर सवाल के तो जान ही कोई नहीं बची, सवाल के अंदर कख भी नहीं है। शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम कर लेते हैं जनरल एंट्रीज पास, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेंगे। जी, रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, 11 एंड 12। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। जी, पूरा साल
थोड़ा सा ऐसे ये भी सामने हो ना, हमारी तस्वीर भी सामने हो। पूरा 10 का साल रिसर्च चली। वैसे ये काम नहीं करना पर्चे में, हमने टाइम ज़ाया होता है। हाँ, ये लिख लिया करेंगे एब्रीविएशंस डाल के अपने पास ज़रा क्विकली, ताकि हम इसको पकड़ लें, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक रिसर्च फेज चला। 50 मिलियन का खर्चा इस पूरे साल का है, 12 महीनों का। ये सारे का सारे कॉस्ट, सारी की सारी 50 मिलियन की कॉस्ट जो है, इसको इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे। इसको क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है। तो रिसर्च एक्सपेंस डेबिट 50 से, और कैश क्रेडिट 50। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस पूरे साल के अंदर तो और कोई एंट्री नहीं हुई। 2011 के अंदर फिर जाके एक ही एंट्री थी बस, सारे का सारा एक्सपेंस आउट हो गया, रिसर्च का खर्चा जो था। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 आया, तो इस साल के अंदर आपको 2 डिफरेंट कलर्स नजर आए थे, ऐसे ही है। कुछ अरसा रिसर्च चली थी और फिर डेवलपमेंट नहीं, पहले दिन ही डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, लेकिन खतरे का निशान अभी भी लगा हुआ है। वो डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि हम उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। 6 क्राइटेरिया क्या होते हैं वो देख लेंगे। 6 क्राइटेरिया मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ, यूँ समझ लो, ठीक है ना, कि इंटेंजिबल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो वो 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए जब तक, सवाल यूँ लिख के बता दिया करता है नॉर्मली, ठीक है। तो तब तक वाले खर्चे भी, तब तक वाली कॉस्ट भी क्या बनेगी? एक्सपेंस बनेगी। तो डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंस बोला मैंने, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, और एक मिनट पहले कैश लिखो, क्योंकि ये पूरे साल का जो खर्चा है, देखो ये पूरे साल का, पहले 2010 का खर्चा कितना है जी? 50 मिलियन, ठीक है ना जी। और ये 2011 पूरे साल का खर्चा कितना है? 60 मिलियन। ये पूरे साल का खर्चा है 60 मिलियन, ठीक है। और ये 10 महीनों का खर्चा है 25 मिलियन, ठीक है ना। अब 50 तो पूरे का पूरा एक्सपेंस आउट हो गया, लेकिन इस 60 के बारे में क्या राय है आपकी? ये 60 इवनली एक्रू हुआ, पूरे 12 महीनों का खर्चा है, तो इसके पहले 9 महीने एक्सपेंस में जाने हैं और आखिरी 3 महीने का खर्चा जो है वो कैपिटलाइज होना है, ठीक है। तो पहले कैश ही लिख लेते हैं। कैश कितना पे, क्या कितना टोटल? 60। अब इस 60 में से 9/12 कितना बनता है? 45। ये क्या होगा जी? एक्सपेंस आउट। बाकी इंटेंजिबल है, आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं जी। 60 इंटू 3/12 कितना बना जी? 15। ये एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, और कैश कितने से क्रेडिट हो गया जी? 60, ठीक है जी। और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो बस यही एंट्रीज थी। तो फिर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इंटेंजिबल क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, फिलहाल ना एंट्रीज में इसको इंटेंजिबल ही लिख लो। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये इंटेंजिबल वर्क इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये CWIP है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ज़रा अभी पहला दिन है ना, इसलिए इसको बस इंटेंजिबल ही लिख लो, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हुए मैं इसको ज़रा अलग अलग कर दूंगा, ठीक है ना। सही है। बाकी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह दिया करेंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए। वैसे मसला कोई नहीं है, ये CWIP करते जाओ, और जब कंप्लीट हो जाए तो CWIP क्रेडिट करके इंटेंजिबल को डेबिट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, 12 वाले साल के अंदर तो जितना भी खर्चा है वो 6 क्राइटेरिया मीट हुआ पड़ा था, तो सारे का सारा तो इंटेंजिबल डेबिट कितने से जी? 25 से। ठीक हो गया जी। सुनाए।
हाँ, तो इसीलिए तो मैंने 10/12 नहीं किया। हाँ बेटा, क्या आगे वाले? तो बेटा वो तो कॉस्ट है ही नहीं ना। मैंने इंटेंजिबल की कॉस्ट में पूरा 25 डालना है या नहीं डालना? ये 10 महीने की कॉस्ट है और 10 के 10 महीने कैपिटलाइज करने हैं, ठीक है ना? हाँ, आप जो बात कर रहे हो ना वो आप उसी तरफ लेके जा रहे हो जिससे मैंने मना किया है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये पूरे 12 महीने का है 25, इसको 10/12 करें। मैं कह रहा हूँ 10/12 नहीं होना, ये है ही 10 महीने का खर्चा। जिस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट होगी उस दिन खर्चे होने बंद हो गए, तो ये 25 तो है ही इसी फेज तक का, ठीक है? अच्छा जी, अब ये वो दिन है जिस दिन हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है और हमारा इंटेंजिबल वजूद में आ चुका है। ये 31 अक्टूबर 12 की शाम को घर जाते हुए हम साइंसदान जो हैं, हम एक कॉपी हवाले करके जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कि सुबह सवेरे आकर आप इस डिज़ाइन के मुताबिक गाड़ी बना लेना, इस फार्मूला के मुताबिक बोतल बना लेना। ये हमने डेवलप कर दिया है, ये बिल्कुल ओके है अब, ठीक है? इसका मतलब 1 नवंबर 2012 की सुबह से ये इंटेंजिबल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अगर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी कोई ना कोई ज़िंदगी तो होगी ना, जितना अरसा इसने चलना है। तो वो जितना अरसा उसने फ़ायदा देना है उतने अरसे पे इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिशिएट। तो सवाल के अंदर फिर उसने लिख कर दिया था हमें, लाइफ कितनी है इंटेंजिबल की? 7 साल। तो 7 साल लाइफ है, लेकिन हमारे इस साल के अंदर सिर्फ 2 महीने नवंबर और दिसंबर ये इस्तेमाल होगा ना, तो उसकी एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कर दो या इंटेंजिबल क्रेडिट कर दो, आपकी मर्जी है। अब बड़े ध्यान से देखो, पहले साल के अंदर 15 की कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी और इस साल के अंदर 25 की कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, तो ये टोटल 40 रुपये का इंटेंजिबल है हमारा, ठीक है? इसकी लाइफ है 7 साल, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन पूरा साल हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर क्या करोगे? 2/12 कर दो। क्या आंसर आता है? 1 नहीं कर लो, 0.95 मतलब 1, ठीक है? ये आपकी इस सवाल की टोटल जर्नल एंट्रीज है, ठीक है जी? कोशिश करें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लें जल्दी से, फिर मैं भी बना देता हूँ। नहीं भाई, पानी तो ला दें यार 1 गिलास, किसी को कह दें बाहर। मेरे ख्याल में यूट्यूब पे लेक्चर जाने बंद होंगे तो बच्चे पूरे होंगे, है ना? कह रहे हैं चलो, उनके ख्याल में पूरा हफ्ता आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना, बस आज बंद करते हैं, मैं कहता हूँ जाकर। जज़ाकल्लाह।
भाई जिन जिन को कल मैसेज नहीं आया था काइंडली एक दफ़ा चले जाएं, जाके मसला जो भी है उसको ज़रा ख़त्म करा लें। अच्छा, रिक्वेस्ट नहीं मानेगी सर की ज़रूरत से। कुछ करते हैं इसका, किसी टीए के साथ फिर बना लेते हैं। जी बच्चों, बन गई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट? यहाँ ही बन जाएगी। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स नहीं है, FR2 के अंदर पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी भी पड़ेगी दोबारा से। वो जो इंट्रो में पढ़ के आए थे या नहीं पढ़ के आए थे, वो अब यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी जी। 2000 कौन कौन से साल्स हैं? 12, 11, 10 लिख लो, 10, 11, 12 लिख लो, कोई बात नहीं। फिलहाल पहला दूसरा दिन सब चलेगा जी। रिसर्च एक्सपेंस है, रिसर्च एक्सपेंस 50 रुपये। 11 के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंस आ गया 45, रिसर्च एक्सपेंस कोई नहीं, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर अमोर्टाइजेशन, ये सिर्फ 12 में है, इससे पहले तो ये इंटेंजिबल था ही नहीं, ठीक है जी। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो जी बिल्कुल, नॉन करंट एसेट्स के अंदर जहाँ पर पहले PPE आया करता था और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया करता था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी हमने देखा हुआ आया करता था, वहीं पे इंशाल्लाह इंटेंजिबल अब आया करेगा। वहीं पे इंशाल्लाह अब राइट ऑफ यूज़ IFRS 16 लीज वाले का आया करेगा। वहीं पे इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स एसेट आया करेगा IAS 12 वाला अब FR2 में आके, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल नज़र आएगा हमारा। लेकिन 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 इन टांगीबल जो है ये 2010 के एंड पर तो था ही नहीं। हाँ, 2011 के एंड पर 15 रुपये तक का ये बन चुका था, इसलिए इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर 2012 में मज़ीद 25 रुपये इस पे खर्च हुआ और ये 40 का कंप्लीट हो गया। तो मैं एंट्रीज में नहीं उलझा रहा आपको फ़िलहाल, वरना ज़बानी बता देता हूँ। अगर आप ये करना चाहें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को, तो आप यूँ करते हैं इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये 15 और 25 वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता। उसके बाद जिस दिन कंप्लीट होता कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके इंटेंजिबल को डेबिट कर देते। तो एक एडिशनल एंट्री करनी पड़नी थी, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं की, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे आप इसको अलग कर लें तो बेहतर, क्योंकि पहले साल के एंड तक ये 15 रुपये का तैयार हो चुका होगा, ठीक हो गया। अगले साल में इंटेंजिबल है। अब ब्रॉड डाउन कितना था? 15। इस साल में एडिशन कितना हुआ? 25। तो टोटल कितना हो गया? 40 का। लेकिन इस साल के एंड तक 1 रुपया अमोर्टाइज भी हो गया, ठीक है। तो ये 40 का तैयार होकर इंटेंजिबल बन गया, और फिर 1 रुपये आप कहोगे जी एक्सपेंसेस हैं हमने इनको माइनस करना है, कर दो, वहाँ पे लिखा हो, वैसे माइनस काफ़ी था। बहरहाल ये एक्सपेंस जो हुआ है इसकी एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल या एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कर दो, एक ही बात है। तो इंटेंजिबल ने अल्टीमेटली कम तो होना है, तो 40 माइनस 1। और ये 40 कैसे आया, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको इस तरह से, ठीक है जी। सही है, तो ये कितना आ गया? 39।
कितने बच्चों ने ऐसे ही बनाई थी बिल्कुल बैलेंस? चले, जनरल एंट्रीज भी बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए। ठीक है जी। सफ़ा मिल गया सबको? सफ़े एंड पे आए पड़े हैं, एंड पे पड़े हैं, पड़े हैं। कुछ दे दें यार सफ़े ना किसी को। नहीं आप आ जाएं यार, आमिर खड़े रहें आप। हाथ खड़ा करें जी जिनके पास नहीं है ये बुक्स इस वक्त। जल्दी जल्दी। बुक ले लीजिएगा आज, ताकि चीज़ें जो हैं वो बुक के ऊपर आना शुरू हो जाएं। निशान लगाने होते हैं, चीज़ें नोट करनी होती हैं, पेज नंबर होते हैं। ले आओ भाई, आगे ले आओ बस। सबको एक आध रह गया तो बाद में ले लेना, साथ वाले के पास ही पहुंच गया तो काम चल जाएगा। अब फिर एंड पे ले लेना। फीमेल स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करें ज़रा, के पास नहीं है। आखिरी रो में एक दे दें, उससे अगली में दो, उससे अगली में तीन, उससे अगली में एक। और जी और आप हाथ खड़ा करें किनके पास नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा, एक इधर, एक दूसरी रो में, दो इधर रख दो। एक को भाई साहब को दूसरी रो में दे दो। पहली रो वाले भाई हाथ नहीं खड़ा कर रहे, पल्ले इनके भी कुछ नहीं है। अब इधर दे दो बाकी, बस ये इधर दे दो, हाथ खड़ा करें जी। ये तीसरी रो में फीमेल स्टूडेंट्स है बुक उनके पास नहीं। इधर अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मौजूद होगा। पेज नंबर 595 है बुक्स का। ऑन यकम जनवरी 2001, सबके सामने है जी सवाल? सबके सामने है सवाल? ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट। तो ने कम ही मुकाता, रिसर्च अलग नहीं की, डेवलप क्या कह रहा है पहले दिन से ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें नहीं टेंशन लेनी, कोई मसला नहीं, हमारे मतलब की चीज़ें निकल आएंगी सवाल में से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई तो फिर 6 क्राइटेरिया बता देगा। तो 6 क्राइटेरिया से पहले वाली चाहे रिसर्च है चाहे डेवलपमेंट है, हमारी बिला से एक्सपेंस ही है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से इकट्ठा लिख देंगे उसको, हमें क्या। ठीक है। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फ्लोज, बह रही हैं डिटेल्स, पकड़िए। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 120 और 2002 100। ऑन यकम सितंबर 2001 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल डेवलपमेंट वाज मेट। बेसिकली जो 6 क्राइटेरिया है ना, वो बेसिकली स्टैंडर्ड उसको कहता है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, जिसको हमने कहा था ना 6 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन एज मेट। वो असल में क्या है, मतलब 6 क्राइटेरिया जब मीट करता है तो हम क्या करते हैं, इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना शुरू, कैपिटलाइजेशन शुरू करते हैं। तो वो यही चीज़ उसने स्टैंडर्ड ने लिखी हुई है, 6 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया
जिसने ये बात नहीं पढ़ी होगी उसको भी समझ आ रही होगी कि यकम सितंबर को इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना शुरू करना है। सादा सी बात है ना, सवाल के अंदर लिखी हुई, ठीक है। तो 6 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट ऑन यकम सितंबर 2001। अच्छा जी, आगे फिलहाल अगली चीज़ ना पढ़ें। पता नहीं क्यों सर IAS 36 रिवाइज कराने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, कल परसों कह रहे थे ना। फिलहाल छोड़ें, इसको ना पढ़ें। ऑन यकम सितंबर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट और रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर 2001 एंड 2002 अज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2002। यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा जो 31 दिसंबर 2002 पे भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्राइटेरिया तो मीट हो चुका है यकम सितंबर 2001 से ऑनवर्ड्स, तो 2001 के अंदर भी कुछ इंटेंजिबल कैपिटलाइज हुआ होगा, लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और 2002 में भी कुछ कैपिटलाइज मजीद हुआ होगा, वो भी अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो डेट्स लिख लेते हैं हम। यकम जनवरी 2001 पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड। यकम सितंबर 2001 पर 6 क्राइटेरिया, नाम हमने दिया था ना वही लिखते हैं, 6 क्राइटेरिया मेट। और 31 दिसंबर 2001 है, चाहे 2002 है, बल्कि 2001 को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2002 तक भी अगर ये इन प्रोग्रेस है तो 2001 पे तो प्रोग्रेस में ही होगा ना, तो एक नहीं लिखता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2002 तक क्या है जी, येट नॉट कॉम्प्लीट है, ठीक है जी। जो चीज़ पर्चे में आपने नहीं बनानी वो मैं बना रहा हूँ। टाइमलाइन आपने नहीं बनानी पर्चे में, ठीक है जी। ऐसी टाइम थोड़ी ज़ाया करना है, आपने डेट्स लिख दी, काफ़ी है। 2001 है और 2002 है। 2000 हमने कौन सा कलर यूज़ किया था जी अच्छी डेवलपमेंट कैपिटलाइजेशन के लिए? येलो कलर है हमारा इंटेंजिबल के लिए, पक्का यही रखेंगे ना, ठीक है। और उसके बाद रिसर्च के लिए ग्रीन रखेंगे और 6 क्राइटेरिया से पहले वाली के लिए रेड, तो पक्का पक्का है। तो अब आज तो बड़ा मिक्स सा कलर आ रहा है फिर, ठीक है। रिसर्च भी है और डेवलपमेंट भी है, और कोई 31 अगस्त तक, यानी कि यहाँ पे यकम सितंबर लिखे ना, 31 अगस्त ही लिख लेते हैं, 31 अगस्त 2001 तक रिसर्च चलती रही और डेवलपमेंट भी चलती रही। ओह सुभान अल्लाह, ये तो दोनों ही गायब हो गए ना, थोड़े दोनों आने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चली, तो ये सारे अरसे का खर्चा एक्सपेंस आउट होगा। उसके बाद 6 क्राइटेरिया मीट हो गया, पहले साल में भी 4 महीने तक और अगले साल पूरा साल ही। अब सवाल में वो कहता है 2001 का खर्चा जो है वो 120 है और 2002 में जो खर्चा हुआ वो 100 पूरा है, ठीक है। सवाल में कहीं उसने ये लिखा हुआ है कॉस्ट और इनकर्ड इवनली? अगर ना लिखा हो तो नॉर्मल अजम्पशन फिर यही होती है कि इवनली। सवाल में लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, सवाल में खामोश हो तो हमने खुद यही अज्यूम करना है कि ये इवनली एक्रू हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। हाँ, अगर अनइवन होगा तो वो खुद बता दिया करेगा सवाल में। तो सवाल में इवनली एक्सपेंसेस इनकम्स इवनली हैं, ये या तो कह दे या खामोश भी हो तो हमने यही अज्यूम करना है, यही आसानी है ना, और क्या अज्यूम कर सकते हैं फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब पूरे 2001 के अंदर कितना खर्चा हुआ है जी? पूरे 2001 के अंदर 120 रुपये का खर्चा हुआ है, और पूरे 2002 के अंदर, लेकिन पहले साल वाले 120 का ये मसला है कि इसमें से 8 महीने को हमने एक्सपेंस आउट करना है और दूसरे वाले को कोई चक्कर ही नहीं है, सारे का सारा ही कैपिटलाइज
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नई चीज़ हमने जो आज सीखनी है वो मैं ईयरली ही सिखा देता हूँ आपको, पहले साल को एंड करके फिर ये मिटाई हुई चीज़ को भी सामने लेकर आएंगे, ठीक है ना, जो मैंने मिटा दिया था। तो दो हजार एक के अंदर कितना खर्चा हुआ टोटल? 120। कितने महीने एक्सपेंस में जाना है और कितने महीने? 8 महीने एक्सपेंस में, 4 महीने कैपिटलाइज। 2 साल है ना, और इधर कर लेते हैं जी, बल्कि इधर ही रहने दें, वहाँ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस सारे का सारा 120 नहीं है, बल्कि कुछ जो है वो इंटेंजिबल भी बना है। टोटल खर्चा कितना है, पहले कैश लिख लेते हैं। टोटल खर्चा कितना है जी? ओ जमाई वाले भाई, टोटल खर्चा कितना है? 120। 120 में से एक्सपेंस आउट कितना करना है? 8 महीनों का, तो 80 रुपये। कौन कौन से मंथ्स हैं ये? मंथ्स लिखना चाहें तो जनवरी से लेकर अगस्त, 31 अगस्त तक, ठीक है। इधर बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन अलग अलग मंथ्स लिखने से ज़रा क्लियर हो जाता है ना, थोड़ा स्टार्ट है ना, आज पहला दिन है। 8 महीने एक्सपेंस में गए, 4 महीने एसेट में आए, ठीक है ना, इसलिए दोनों कर दी, वरना बैलेंसिंग भी लिख सकते थे 40। लिख लो यार, मैं तो कह रहा हूँ अभी रहने दो फिलहाल, है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, मैं कह तो रहा हूँ, मुँह कहते रहे हम। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली तो इसको भी मैंने पढ़ाना है, ठीक है, न्यूमेरिकली पहले सीख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल में मसला नहीं ना रहता। वो एक्सपेंस है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका इंटेंजिबल ईयर एंड के ऊपर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप उसको एमोर्टाइज करेंगे। भूल गया हूं मैं कुछ? फिर सुनो, आपका इंटेंजिबल अगर ईयर एंड पे कंप्लीट नहीं हुआ, सोए हुए भी जाग जाएं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसको एमोर्टाइज करेंगे। क्यों? एसिड यूज करना शुरू ना करें तो डेप्रिशिएट नहीं करते थे। FAR 1 में जब तक एसिड को रेडी टू यूज नहीं होता था तो डेप्रिशिएट नहीं करते थे। अच्छा, यानी कि इंटेंजिबल भी जब तक कंप्लीट ना हो जाए एमोर्टाइज तो नहीं हो सकता। चलें, ये तो आपकी बात ठीक थी, लेकिन अब नई बात मैं बताता हूँ आपको। IAS 38 कहता है हर वो इंटेंजिबल जो आपका ईयर एंड के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अमोर्टाइज तो वो नहीं हो सकता, लेकिन लाजिम है आप पर कि उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। ये लाजिम है, ये नहीं है फिर यहां पर वो वाला IAS 36 वाला रूल नहीं है, इंडिकेशन होगा तो टेस्ट करेंगे। ना ना ना, IAS 38 ने कहा है अगर आपका इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अमोर्टाइजेशन तो इसकी नहीं हो सकती। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट के ऊपर रूल क्या लगेगा? स्टैंडर्ड कहता है लाजिम है, मस्ट है आपको हर साल इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना। इंपेयरमेंट टेस्ट क्या था? कल वाली क्लास, यानी हमें फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या वो दे दे तो बड़ी मेहरबानी। रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे कैसे? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, ऐसे नहीं IAS 36 रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। तो अब फेयर वैल्यू, ये रिकवरेबल अमाउंट निकल आई दोनों में से हायर, अब उस रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा इंटेंजिबल, तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं हुई, तो जो कॉस्ट पड़ी है वही उसकी बुक वैल्यू है ना। जैसे हमारे इस इंटेंजिबल की इस साल में बुक वैल्यू कितनी है? 40, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी। अब मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है अंग्रेजी, वो नहीं पढ़ाई, मैंने सादा सी बात आपको याद करवा दी। थोड़ी देर पहले वो गलती होगी मुझसे, सवाल पहले मिट गया, मैं इतना हिस्सा सामने रखता ना तो जरा सामने कंपैरिजन हो जाता। लेकिन चलें, आपके जहन में तो ये सवाल अभी तक है
क्या 31 अक्टूबर 12 में, पिछला सवाल 31 अक्टूबर 12 में इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ, तो यकम नवंबर 12 से 31 दिसंबर 12 तक 2 महीने आपने से क्या किया था, अमोर्टाइज। क्यों? क्यों? क्योंकि वो रेडी टू यूज हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट हो गया तो उससे आगे क्या कर दिया आपने, उसको अमोर्टाइज। लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था आपने अमोर्टाइज नहीं किया। अब पिछले सवाल में ये सवाल पैदा ही नहीं हुआ था क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट गिवन ही नहीं थी, वहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं ना देना था। अब कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है, तो इस सवाल के अंदर रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। क्यों गिवन है? क्यों? अगर ना गिवन होती तो फिर कोई बात नहीं थी, फिर माफी थी हमें, ठीक है। लेकिन जब दे सवाल के अंदर रिकवरेबल अमाउंट, तो भाई रिकवरेबल अमाउंट निकालना को खाला जी का घर नहीं होता। आप वैल्यू इन यूज निकालते हो, फिर कॉस्ट सेल निकालते हो, इतनी मुश्किल से रिकवरेबल अमाउंट आपने निकाली। तो अगर सवाल में आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है, तो चाहे मुंह से वो बोले या ना बोले, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की बाद आपने लाजमी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है अगर आपका इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हमारा इंटेंजिबल क्या है जी? अंडर कंस्ट्रक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि कंप्लीट अभी वो तो दूसरे साल के एंड पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो एमोर्टाइज तो नहीं हो सकता, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे अगर सवाल में रिकवरेबल अमाउंट गिवन हो या रिकवरेबल अमाउंट निकालने का डाटा गिवन हो। हम खुद रिकवरेबल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आज हम करेंगे वर्किंग 1 इंपेयरमेंट टेस्ट। और कल वाले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, कि इंपेयरमेंट टेस्ट लगने के बाद ज़रूरी नहीं है कि एसेट इंपेयर लाजमी हो भी सही, ठीक है। बहरहाल हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, हमारे इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल की बुक वैल्यू कितनी है, और सवाल क्या कह रहा है, इसकी रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 1 पर कितनी है, 90 रुपये, ठीक है। तो इंपेयरमेंट टेस्ट में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते थे। नंबर 1 होती थी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सवाल के अंदर गिवन तो है, अभी हमने निकाली है, वो कितनी है जी, 40। दूसरी चीज़ हम निकाला करते थे, और रिकवरेबल अमाउंट याद करके बताओ क्या होती थी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। लेकिन सवाल वाले की मेहरबानी है, उसने ये निकाल कर ही दे दी है आपको। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 90। अब हमारी किताबों में एक चीज 40 की है, फ्यूचर में उससे 90 का फायदा आना है, तो फ्यूचर का गेन आज रिकॉर्ड करें। रूल लिखवाया था अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कम है तो टेंशन है। रूल खोल लो रूल। अभी कल की तो बात है, कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा होना टेंशन की बात है, क्योंकि उस सूरत में एसेट हमारा ओवर स्टेटेड पड़ा है, यूज़र को धोखा दे रहे हैं आप, आपकी चीज़ की औकात जो है वो कम है, किताबों में ज़्यादा दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। हमारा एसेट किताबों में 40 का नज़र आ रहा है, उसकी औकात तो 90 की है, तो ठीक है, जब 90 का फ़ायदा आएगा तब फ़ायदा रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर का गेन तो रिकॉर्ड नहीं ना करना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस जो स्टेप 3 में हम निकालते थे वो कितना निकला यहां पर, वो उसूल के आगे लिखा भी हुआ था। अगर आप उसूल ओपन करो ना, तो मैंने यही लिखा हुआ था कि अगर आपकी बुक वैल्यू कम है रिकवरेबल अमाउंट से, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, देयरफॉर देयर इज नो जर्नल एंट्री। ये लिखा हुआ था, ओपन करके देख लो, ठीक है। डन। चलें आगे। नेक्स्ट ईयर शुरू होता है और ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन इंटेंजिबल ख़त्म नहीं होता, ठीक है। 2002 के अंदर क्या हुआ जी, 2000 बन ही जा रहा है भाई, कह रहे हैं जी, बिल्कुल बन ही जा रहा है, बनी गाला नहीं जा रहा है, बनी जा रहा है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। लेकिन एक बात है, वो बात ये है, वो असल बात है कि 2002 पूरे का पूरा येलो है, यानी इस सारे पीरियड के अंदर जितनी भी कॉस्ट इनकर होनी है वो कैपिटलाइज होनी है। तो कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, तो पूरा 100 का 100 जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे जाकर इंटेंजिबल और वर्क इन प्रोग्रेस ही है, पता है आपको, 100 और 100।
जी जाहिर है, अब कॉन्सेप्ट सीखना है तो गड़बड़ तो यहाँ पे होनी चाहिए ना, यहाँ पे भी ना होगी तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं, सवाल ख़त्म हो जाए लेकिन गड़बड़ ना आए। ओके, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। क्यों क्यों इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार रहे हैं? क्योंकि हमारा ये इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल के लिए उसूल है, डू नॉट एमोर्टाइज बट टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट एवरी ईयर। किसी इंडिकेशन का इंतजार नहीं करना, यहां पे IS 36 की तरह से इंडिकेटर होगा तो करने, नहीं 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 नहीं, ये IS 38 का अपना रूल है कि अगर इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कोई इंडिकेशन नहीं चाहिए हमें, बस यही काफी है कि इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है और हर साल गुजारना है, ठीक है? ओके, चलो जी, बीवी बता दो। 40 ब्रॉड डाउन द एडिशन 100 का हो गया, तो 140 पे हमारा इनटांगिबल पहुंच गया। किताबों में 140 पे नजर आएगा क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो है नहीं, ठीक है? सवाल वाला कहता है रिकवरेबल अमाउंट इस दिन कितनी है? ओ, रिको वे रे बले अमाउंट कितनी है जी? 110। अब किताबों में एक चीज 140 में नजर आ रही है, और वो है कितनी? असल औकात उसकी कितनी है? 100। अब यूजर हो रहा है मिसगाइड, अब आपका एसेट जो है वो ओवर स्टेटेड, ठीक है? हालात बदल गए होंगे, कोई लोगों ने करेला कोला पीने का शौक खत्म हो गया होगा, ठीक है? जो भी है, बाला इंटेंजिबल बन रहा था तो जो इंटेंजिबल है उससे जितना फ़ायदा एक्सपेक्ट कर रहे थे अब शायद उतना नहीं आने वाला। तो बहरहाल आपको इस साल में बुक वैल्यू ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, उसूल जाके देख लो। तो क्या हो गया? इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 30 का। अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो फिर इसकी एंट्री भी होगी। 31 दिसंबर 12 पे आप एंट्री पास करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 30 से वर्किंग 2। अब आसान ही है, पूरा कर ही देते हैं। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, एक साल दो हैं, 2002 और 2001। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 2001 के अंदर 80 रुपये का आया था। कोई अमोर्टाइजेशन? पहले साल में कोई इम्पेयरमेंट, दूसरे साल में कोई और एक्सपेंस नहीं था, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। कितना जी? 30, ठीक है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल है लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है। 2002 और 2001। पहले साल के एंड पे 40 रुपये का इंटेंजिबल था, दूसरे साल के एंड पे ब्रॉड डाउन कितना था? 40। एडिशन कितना हुआ? 100। लेकिन साल के एंड पे इम्पेयर कितना हो गया? 30। तो बुक वैल्यू, यही तो हम कह रहे थे कि 110 पे इसको लेकर आओ, ठीक है? ये
जी कोई क्वेश्चन? बेटा इंटेंजिबल जितने पे पड़ा होगा वही कंप्लीटनेस में जाएगा ना। यानी आपने इस इंटेंजिबल की क्या एंट्री पास की है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इसको आप इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस लिख लो, ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगा। एसिड अब 140 का रहा ही नहीं है। हाँ आपने 30 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके इसको 110 पे आप ले आए हैं। अगले साल जो कॉस्ट ऐड होती है मिसाल के तौर पे 70 रुपये और ऐड होती है, तो 110 जमा 70 180 पे पहुंच जाएगा। फिर कंप्लीट होगा तो ये 180 ही इंटेंजिबल है जो अमोर्टाइज होगा। ठीक है ना, वो कहानी वो ख़त्म हो गई उसको, इसीलिए तो उसको औकात पे ले आए थे। ठीक नहीं पूछो। हैं इम्पेयरमेंट हुई है थोड़ी सी, बाकी 110 का फ़ायदा तो देगा ना फ्यूचर में। जो 30 का नहीं देता वो कर लिए काम, 110 का फ़ायदा भी ना लें आप। और हालात इम्प्रूव भी हो सकते हैं। हाँ लोग कड़वा कोला पीने के लिए तैयार हो भी सकते हैं। जी स्टूडेंट, जी टेस्ट नहीं होता, वो रिवर्सल कर लेते होते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। होगा नहीं, मतलब बस इस तक ही रखता है वो। रिवर्सल की बात आई 36 में आपको टेस्ट कर लेता है। यहाँ पे ये बात बस याद रख लो, अगर वर्क इन प्रोग्रेस है इंटेंजिबल तो उसको आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। और अगर उसकी बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा पड़ी है, रिकवरेबल अमाउंट कम नज़र आ रही है, तो आप उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार के इम्पेयर करके उसको आप औकात पे लाएँ। जी बेटा अगर दे देगा तो कर लेंगे, मसला क्या है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये अगले साल जाके मज़ीद इम्पेयर भी हो सकता है, और अगले साल जाके हालात बेहतर हो जाएं तो इसका रिवर्सल भी आ सकता है, आने को तो आ सकता है। लेकिन यहाँ तक भी चला जाए तो बहुत है, यहीं तक ही गया हुआ है वैसे। ठीक है, क्योंकि फिर इम्पेयरमेंट IS 36 वो टेस्ट होने लग जाता है ना, तो वो तो ही टेस्ट करना IS 38 में उसने। अच्छा भाई नईम, ज़रा अब्दुल्ला को बुला लाएं, टैक्स वाले टीए को। अच्छा जी, अब थोड़ा उन बच्चों को परेशान करते हैं जिनके पास किताब शिताब कोई नहीं है आज। पेज 192 ओपन करें जी। जी बच्चों, मैंने कहा थोड़ी सी अब पढ़ लेना अंग्रेज़ी। रिसर्च फेज़ क्या होता है और डेवलपमेंट फेज़ क्या होता है, स्टैंडर्ड इस बारे में क्या अंग्रेजियाँ लिखता है। देखो सवाल हमने करना सीख लिया, सवाल अब हमें करना आता है, ठीक है ना। थोड़ी सी अब अंग्रेज़ी भी इसकी देख लेते हैं, बस ये दो ही बड़े हैं। अच्छा जी, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं डेफिनेशन, ठीक है। एक ही आपको नज़र आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं तो कहता हूँ इस पैरा को भी आपने हाईलाइट नहीं करना। रिसर्च फेज़ का भाई वो मेहमानों को पूरे 1 बजे इधर ले आना, ठीक है, जिसने भी बात करनी हो किसी एक। रिसर्च रिसर्च फेज़ के अंदर होने वाले खर्चों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस आउट होते हैं। तो इस पैरा को फिर कोई हाईलाइट करने की ज़रूरत है स्टैंडर्ड में? हमें पता है रिसर्च को एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। पढ़ लेना बेशक अभी किताब से एक बार, लेकिन मैं तो पढ़ा भी नहीं रहा इसको। क्यों? रिसर्च फेज़ के खर्चों को क्या करना है, एक्सपेंस आउट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही तो है, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट फेज़ के खर्चों को क्या करना है,
6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले और बाद वाले, ये 6 क्राइटेरिया उसने लिख दिए हुए हैं। एन इंटेंजिबल शैल बी रिकग्नाइज इफ एंड ओनली इफ इट कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 4 5 और 6। देखते हैं अभी पढ़ाना है या कल पढ़ाना है, लेकिन बता रहा हूँ कि ये भी उसने लिख कर बता दिया। अव्वल तो ये खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेक्निकल अल्फाज की तरफ आई कैप जाता ही नहीं है। चला भी जाएगा तो स्टैंडर्ड ओपन करेंगे, पैरा 57 के साथ स्टार लगा रहा हूँ, ये हम हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह। जब पढ़ लेंगे तब बेशक कर लेना, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशंस जो हैं वो आपको पैरा 8 में मिलनी है, जैसे पहले बताया। डेफिनेशंस जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होती हैं। एसिड की डेफिनेशन सबसे पहले है, फिर इंटेंजिबल एसिड की, इस तरह से वो अल्फ़ाबेटिकली वो स्टैंडर्ड के अंदर लिखी होती हैं, वो आपको ढूंढना मुश्किल नहीं है। बहरहाल एक नज़र पढ़ लेते हैं इनको। डेवलप पहले रिसर्च इज़ ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई नहीं याद करने लगा मैं ये ना कुछ, आमीन भाई कह रहे हैं आमीन, ठीक है। तो मैंने इसका एक शॉर्ट सा वर्जन लिख दिया था आपको कि रिसर्च क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। उसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हमें पता है कि एक्सपेंस आउट करना है। हाँ, ये पैरा आपने लाजमी हाईलाइट कर लेना है। उसकी वजह ये है कि ऐसा हो सकता है कभी कि वो एग्जैक्टली फिगर वो अंग्रेज़ी एग्जैक्ट अंग्रेज़ी लिखने की बजाय ऐसी कोई चीज़ लिख दे, या वो MCQs के अंदर ऐसी बातें डालकर कह दे आपको कि ये रिसर्च वाली एक्टिविटीज़ कौन सी हैं ज़रा बता दो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर ये पैरा हमारे सामने होगा, तो ये एग्जांपल्स हम जो है वो देख लेंगे, ठीक है। हैव अ सीट मौलाना। मुड़ के जिसने देखा ना, मैंने पीछे गर्दन मोड़ देनी है पक्की पक्की, खबरदार, बैठ जाओ आराम से। अच्छा जी, तो एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं। अब ये एग्जांपल्स भी ना हम अकाउंटेंट्स के बस की बात नहीं है इनका पता लगाना, बात समझ रहे हो। ये भी हमने साइंसदानों को बिठाया होगा अपने साथ और बिठा के उनसे पूछा होगा यार रिसर्च में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही यहाँ पर लिखी रहें, इनको पढ़ लेंगे हम। वो कहते हैं जी रिसर्च क्या, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सर्च फॉर एवेल्यूएशन, फाइनल सिलेक्शन, एप्लीकेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन वगैरह, ये सब क्या हैं, ये रिसर्च की जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। इन केस को एक आधा MCQ एक आध नंबर का आ जाता है, तो पैरा 56 ओपन करके आपने उसमें से देख लेना है, तो ये पैरा आपने जो है वो हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। डेवलपमेंट फेज़ क्या है जी, मैंने आपको बता दिया। डेवलपमेंट फेज़ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 6 क्राइटेरिया, ये कल पढ़ाऊंगा, मेहमान अब आ चुके हैं। 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाले, वैसे भी कल ही पढ़ाने थे, ठीक है, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी बात करनी थी। 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाला एक्सपेंस और बाद वाला, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब डेवलपमेंट फेज़ के अंदर क्या कुछ हो सकता है, ये किसी भाई, मैंने किताब बंद करने का बोला तुम्हें, हाथ लग गया था जी। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके अंदर वो बताता है जी कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्री यूज प्रोटोटाइप्स बनाते हैं हम यहाँ पे, टूल्स, जिग्स बना रहे होते हैं। फिर हम पायलट प्लांट पता है किसको कहते हैं, जिस प्लांट के ऊपर पायलट बैठा हो, हाँ, पायलट प्लांट से कहते हैं कि फुल फ्लैज जो गाड़ियाँ नहीं बना सकता, बड़ी बड़ी वाला, हमने गाड़ियाँ बनानी है, लेकिन फिलहाल हम छोटी गाड़ियाँ बनाकर देख लिया है कि वो प्लांट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हम उस तरफ जा रहे हैं। फिर हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं चोजन, देखो ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी, यहाँ पॉइंट डी पे क्या था, सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट डी में क्या कह रहा है वो, टेस्टिंग ऑफ चोजन, वहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब जब सिलेक्ट कर लिया है जिन अल्टरनेटिव्स को, तो उनको हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पैरा 59 को भी आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है जी। डन हो गया। तो हम किताब के ऊपर ना यूँ निशान लगा लिया करेंगे जब पढ़ा करेंगे, जिस दिन 57, 59 और 56 ये हमने हाईलाइट करने हैं, बाकी कुछ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो होमवर्क के अंदर आपने आज वाला काम ही, भाई बातें नहीं, ओ भाई टीए साहब बातें नहीं, मुझे लगा पता नहीं कौन बातें कर रहा है। होमवर्क के अंदर आपने आज वाले ही काम को दोबारा से रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।